Hello everyone, welcome to this amazing platform of our channel Panisha for Competitive Examinations and I am Piyush। तो इस पर्टिकुलर सेशन में हम बात करेंगे जो आपका जनरल अवेयरनेस पनेशा कोर्स 2.0 है। इसकी क्लास नंबर आज 4 है। अगर आपने इससे पहले के सेशंस नहीं देखे हैं तो जाके एक बार देखना, आई गेस 4 या 5th सेशन है ये। और इससे पहले मैंने आपको पनेशा कोर्स 1.0 जो था उसकी भी काफ़ी सारी क्लासेस हुई हैं, उनको भी जाके देखना, ठीक है, क्योंकि वो 2022 वाले क्वेश्चंस की ही हैं, सारे के सारे रिसेंट क्वेश्चंस हैं। अब अगर आप देखोगे तो वेनेशिया 1.0 और 2.0 को अगर आप मिला के देखोगे ना तो उसमें आपका एनटीपीसी सीबीटी 2 हो गया, इसके अलावा आपका सीजीएल 2021 हो गया और सीएचएसएल 21। काफ़ी सारे क्वेश्चंस आपको सीरीज से देखने को मिलेंगे। इवन कई सारे और एग्जाम है जहाँ पे ये क्वेश्चंस देखने को मिले। तो इसका रीज़न क्या है? क्योंकि देखो, जो भी क्वेश्चंस होते हैं ना, पहली बात तो मैं वो आपको बहुत ही रिफाइंड वे में लेके आता हूँ, क्योंकि कुछ क्वेश्चंस होते हैं थोड़े से नए निकल के आए। अगर एग्जाम एजेंसी वही है तो कहीं ना कहीं उन क्वेश्चंस को वो रिपीट करती है, उन क्वेश्चंस को सेम टू सेम नहीं तो उनके अराउंड जो भी चीज़ें होती हैं, तो इससे पता चलता है कि एग्जामिनर का कहीं ना कहीं पॉइंट ऑफ व्यू क्या चल रहा है। तो उन्हीं चीज़ों को हम यहाँ पे डिटेल में जब पढ़ते हैं तो वो कहीं ना कहीं क्वेश्चंस उसके देखने को मिल जाते हैं। तो ये आपका रीज़न है कि यहाँ से कई सारे क्वेश्चंस देखने को मिले हैं। अगर आप चाहो तो पीछे की सीरीज जो भी वीडियोस हैं उनके कमेंट सेक्शन को भी देख सकते हैं, राइट। यहाँ पे जो भी क्वेश्चंस है उनका हम डिटेल एक्सप्लेनेशन देखेंगे, और ये जो क्वेश्चंस हैं वो कहाँ से हमने उठाए हुए हैं, जो भी अभी रिसेंट एग्जाम्स हुए हैं, ठीक है। जैसे अगर हम एसएससी के लिए अभी प्रिपेयर कर रहे हैं तो एसएससी एग्जाम्स में आपका ये जितने भी टीसीएस वाले एग्जाम है ना, सबके 2022 में जो जो एग्जाम हुए हैं उनके एक एक करके क्वेश्चंस को उठाएंगे जो इंपॉर्टेंट है, और उसका डिटेल में डिस्कशन करेंगे, राइट। तो सबसे पहला क्वेश्चन आपके सामने आ गया है। पहली बात देखो यार, बहुत मेहनत लगती है सारी सीरीज को प्रिपेयर करने में। अगर आप देखोगे भी तो बहुत कम वीडियोस हैं इसकी कंपैरेटिव टू टाइम, बट सारी की सारी वीडियोस बहुत ही क्वालिटेटिव हैं। ऐसा नहीं है कि मैं आपको ना भर भर के अगर एक वीडियो में कह दूं 100 क्वेश्चन, टॉप 100 क्वेश्चन ऑफ जीके इन्हीं में से आएगा, तो एक भी क्वेश्चन नहीं आने वाला। बिकॉज जीके इज दैट सब्जेक्ट जहाँ पे आपको एक एक क्वेश्चन पे ना अच्छे से थोड़ा डिटेल में जाना होता है, तब जाके उस पूरे एक टॉपिक से आपका कोई ना कोई क्वेश्चन फंसेगा। तो ये सब करना मुझे आता नहीं है, नहीं तो मैं हाइप बना के अभी एक वो जो थंबनेल होता है ना उस पर डाल दूं कि टॉप 100 क्वेश्चंस, और ये टॉप 100 क्वेश्चन कराने में मुश्किल से 1 आवर भी नहीं लगेगा। और हाँ, ऊपर से अगर लाइव कराऊंगा तो आपको और ज़्यादा अच्छा लगेगा। बट ये सारी चीज़ें ना वेस्ट ऑफ टाइम होती हैं। मैंने अभी तक जितने भी सिलेक्शन दिए उसका रीज़न यही है कि मैं थोड़ा सा जो आपके लिए ज़रूरी है वो पढ़ाता हूँ, ये नहीं जिसकी आपको ज़रूरत है। तो जो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से ज़रूरी है वो चीज़ें हमें पढ़नी है। फिलहाल यार, क्वेश्चन को शुरू करते हैं। देखो पहला क्वेश्चन क्या है, द न्यूमेरिकल टेक्सोनॉमी ऑफ प्लांट्स इज बेस्ड ऑन विच ऑफ द फॉलोइंग। तो ये क्वेश्चन आया आपका सीजीएल 2021 जो एग्जाम आपका 22 में हुआ है। अब ये क्वेश्चन क्यों बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है, क्योंकि जब न्यूमेरिकल टेक्सोनॉमी की बात की जाती है ना, तो सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट, आप जब भी बायोलॉजी को पढ़ोगे तो उसमें आपको टेक्सोनॉमी मिलता है। और अगर आप क्वेश्चंस को देखोगे ना, आजकल तो टेक्सोनॉमी से हो गया या फिर आपका जीनस से क्वेश्चंस हो गए, बहुत सारे देखने को मिल रहा है। और आने वाले सीपीओ के एग्जाम में, सीजीएल के एग्जाम में और सीएचएसएल के एग्जाम में स्पेशली ये क्वेश्चंस रिपीट होंगे, ठीक है। तो बात हमारी शुरू होगी टेक्सोनॉमी से, क्योंकि ये जो न्यूमेरिकल टेक्सोनॉमी होती है ना, ये मॉडर्न टाइप ऑफ टेक्सोनॉमी है। अब मॉडर्न टाइप ऑफ टेक्सोनॉमी में क्या होता है, हम यहाँ पे 3 टेक्सोनॉमी की बात करते हैं, जिसमें कीमो टेक्सोनॉमी भी होती है, न्यूमेरिकल टेक्सोनॉमी भी होती है। तो ये हमें अच्छे से देखना पड़ेगा भैया टेक्सोनॉमी है क्या भला। स्टार्टिंग से देखते हैं, फिर हम समझेंगे न्यूमेरिकल टेक्सोनॉमी में क्या चीज़ें हैं। जैसे कि अब क्या हो गया, पहले साइंटिस्ट लोग टेक्सोनॉमी करते थे, अब हो गया कि हम कंप्यूटर से टेक्सोनॉमी को करने लगे हैं। तो वो कंप्यूटर का यूज़ कौन से वाले टाइप ऑफ टेक्सोनॉमी में होता है, ऐसे क्वेश्चंस भी आपको कई जगह देखने को मिलेंगे, ठीक है। शुरू करते हैं। सबसे पहले तो आपको ये समझना होगा टेक्सोनॉमी का मतलब क्या होता है, राइट। देखो टेक्सोनॉमी का मतलब होता है कि हमने कुछ रूल्स या फिर अपने लॉज बना दिए, जिसके अकॉर्डिंग हमारे पास जितने भी नोन है ना, जैसे अगर हम बात करें आज के टाइम पे तो मेजर 3 लोगों की टेक्सोनॉमी की गई है। जिसमें एक तो आपका लिविंग एनिमल्स हो गए, लिविंग एनिमल्स में क्या हो गया, ह्यूमंस भी हो गए, आपके डॉग्स भी हो गए, या फिर आपका बर्ड्स हो गए। तो जितने भी सारे ये लिविंग ऑर्गेनिज्म हैं वो सारे के सारे एक में आ गए। ऑर्गेनिज्म क्या, बेसिकली एनिमल्स, हाँ। फिर दूसरे वाले में हम बात करते हैं माइक्रो ऑर्गेनिजम्स की, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स की, जिसमें कि आपका बैक्टीरिया वगैरह आ जाता है। थर्ड में हम बात करते हैं प्लांट्स की, ठीक है। प्लांट्स जो है ये हमारे लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट आ जाता है जब हम टेक्सोनॉमी की बात करते हैं। तो इनका अगर हमें क्लासिफिकेशन करना होगा ना, अब लिविंग एनिमल्स में कितने सारे एनिमल्स हैं उनका क्लासिफिकेशन हमें करना पड़ेगा, राइट। तो उसके लिए हम क्या करते हैं, कुछ रूल्स को बना लेते हैं।
जिसे क्या बोला जाता है, टेक्सोनॉमी। अगर हम प्लांट्स की बात कर रहे हैं तो वो क्या होती है, प्लांट टेक्सोनॉमी। और ये जो न्यूमेरिकल टेक्सोनॉमी होती है वो किसके अंदर हमें देखने को मिलती है, प्लांट्स के अंदर। तो सबसे पहले अगर आपसे एक क्वेश्चन पूछा जाए कि ये जो टेक्सोनॉमी वर्ड है ये कौन लेकर के आया, तो ये टेक्सोनॉमी वर्ड लेके आए थे एपी डे कैंडोले। ठीक है, एपी डे कैंडोल, याद रखिएगा ये स्विस बॉटनिस्ट थे और इन्होंने ये वर्ड यहाँ पे कॉइन किया। तो अगर आपसे क्वेश्चन ऐसा पूछा जाता है, हु कॉइंड द वर्ड, हु कॉइंड द वर्ड टेक्सोनॉमी, ठीक है, तो आप क्या बोलोगे भाई, एपी कैंडोले ने जो है यहाँ पे टेक्सोनॉमी वर्ड का कॉइन यहाँ पे किया था, यानी कि दिया था ये वाला वर्ड। चलो अब आते हैं थोड़ा सा आगे, तो हमें यहाँ पे क्या मिलता है कि ये जो प्लांट टेक्सोनॉमी हम करते हैं वो किस ऑर्डर में की जाती है। फिर जो बेसिकली किसी भी आप अगर ऑर्गेनिज्म की टेक्सोनॉमी करोगे तो वो किस ऑर्डर में की जाती है, क्या लिख दिया, टेक्सोनॉमी। तो अब देखो इसका ऑर्डर क्या होता है, कई बार एग्जाम में पूछा गया है, आपको भी याद रखना पड़ेगा। अगर हम छोटे से बड़े वाले स्तर पे जाते हैं ना, तो सबसे पहले किसी भी प्लांट का या फिर किसी भी ऑर्गेनिज्म का हम क्या डिफाइन करते हैं, स्पीसीज। यानी कि मुझे कोई यहाँ पे प्लांट मिला या फिर लेटेस्ट से प्लांट की बात कर रहे हैं, तो मुझे कोई अननोन प्लांट मिला, तो सबसे पहले मैं क्या देखूंगा, ये क्लोजली रिलेटेड किसके साथ में, कौन से स्पीसी के साथ में है। या फिर सबसे छोटा जो लेवल होता है ना वो स्पीसीज का होता है। फिर हम उससे थोड़ा सा बड़े लेवल पे आते हैं तो हमें क्या मिलता है, जीनस मिलता है, कि भाई कौन से जीनस से रिलेटेड है। फिर इसके बाद में थोड़ा सा और ऊपर आते हैं तो फिर हमें उस प्लांट की या फिर उस ऑर्गेनिज्म की क्या पता चलती है कि भाई फैमिली क्या है। फिर हमें पता चलता है कि इसका ऑर्डर कौन सा है। फिर उससे थोड़ा सा और ऊपर आते हैं तो हमें पता चलता है ये कौन सी क्लास को बिलोंग करता है, प्लांट या ऑर्गेनिज्म हो गया, कोई एनिमल हो गया। फिर हम बात करते हैं उसके फाइलम की। ठीक है, क्या हुआ, फिर हमने फाइलम की बात की। फिर फाइलम से थोड़ा और ऊपर उठते हैं तो हमें पता चलता है प्लांट की कौन से किंगडम से है ना। किंगडम क्या हो गया, बहुत ही वास्ट एरिया हो गया। ऐसा होता है, अगर हम वेन डायग्राम बनाए, ये अगर किंगडम है तो फिर उसके अंदर वो कौन से फाइलम से है, फिर उस फाइलम के अंदर कौन सी क्लास से है, फिर उसके अंदर कौन से ऑर्डर से है। तो आई होप आपको अब ये क्लैरिटी आ गई होगी हम किस तरीके से अपने ऑर्डर में बढ़ रहे होते हैं। याद रखना इसको, कई बार क्वेश्चंस में पूछा गया है कि आपको ये दे दिया जाएगा और बोलेंगे इसको करेक्ट ऑर्डर में बताओ कौन से वाले ऑप्शन में ये गिवन है, तो आपको वहां पे टिक करना पड़ेगा। ठीक है, अच्छा यहाँ पे आपका हम प्लांट किंगडम की बात कर ही रहे हैं तो एक क्वेश्चन और आता है कि आपका फादर ऑफ बॉटनी किसको बोला जाता है, बताओ भाई। फादर ऑफ बॉटनी ये किसको बोला जाता है, तो याद रखना ये बोला जाता है थियोफ्रेस्टस को। थियोफ्रेस्टस को क्या बोला जाता है भाई, फादर ऑफ बॉटनी बोला जाता है। एंड अगर हम यहाँ पे बात करें फादर ऑफ मॉडर्न टेक्सोनॉमी की, फादर ऑफ मॉडर्न टेक्सोनॉमी, एक क्वेश्चन आता है टेक्सोनॉमी वर्ड किसने इजाद किया, यानी कि किसने कॉइन किया। और एक क्वेश्चन आता है कि फादर ऑफ मॉडर्न टेक्सोनॉमी कौन है, तो ये है आपके कार्ल लीनियस। कौन है भाई, कार्ल लीनियस। तो अब कार्ल लीनियस ने एक बुक भी लिखी थी जिसमें कि आपको पता होना चाहिए, इन्होंने क्या किया था, हेरार्कियल सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन दिया था। अब देखो प्लांट की क्लासिफिकेशन ना कई सारे लोगों ने दी है, जिसमें से कार्ल लीनियस भी थे, जिसमें से कि आपके एक क्या नाम था उनका यार, बेथम एंड हुकर भी थे। तो इन दोनों के बारे में एक्चुअली में क्वेश्चंस आते हैं, तो आपको ये भी पता होना चाहिए। एक तो कार्ल लीनियस की बुक कौन सी थी, सिस्टेमा नेचुरी करके, कौन सी थी भाई, सिस्टेमा नेचुरी, नेचुरी, ये इनकी बुक थी जिसमें इन्होंने एक हायरार्कियल सिस्टम की बात करी, क्लासिफिकेशन ऑफ प्लांट्स की। ठीक है, तो जब हम क्लासिफिकेशन ऑफ प्लांट्स कर रहे थे तो अब देखो क्या होगा, कई सारे अलग अलग साइंटिस्ट हैं तो वो उन्होंने अलग अलग टाइप की क्लासिफिकेशन दी, जिसमें से एक थे आपके कार्ल लीनियस, जिन्होंने हायरार्कियल कौन से टाइप की क्लासिफिकेशन दी है, हायरार्कियल सिस्टम की दी है। कौन सी दी है भाई, हायरार्कियल सिस्टम। इसको याद रखना, ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है कि हायरार्कियल सिस्टम ऑफ प्लांट क्लासिफिकेशन किसने दिया है, तो भाई कार्ल लीनियस ने दिया है। अब दूसरा क्वेश्चन आपका जो क्लासिफिकेशन से बनता है, पहला क्वेश्चन तो ये हो गया कि भाई हायरार्कियल वाला कौन सा था। सेकंड वाला क्वेश्चन आपका ये बनता है कि जो आपका फ्लावरिंग प्लांट्स, फ्लावरिंग प्लांट्स और नॉन फ्लावरिंग प्लांट्स, यानी कि ऐसे पेड़ जिन पे कि आपके ऐसे पौधे जिनमें आपका फूल लगते हैं और ऐसे पौधे जिनमें आपके फूल नहीं लगते हैं, तो नॉन फ्लावरिंग प्लांट्स, इनके बेस पे क्लासिफिकेशन किसने दी थी। ठीक है, इसको क्या बोलते हैं, ये आपका नेचुरल सिस्टम कहलाता है।
तो इसके बेस पे क्लासिफिकेशन दी थी बेंथम एंड हुकर ने। बेंथम एंड हुकर ने जो है इसके बेसिस पे क्लासिफिकेशन दिया था। और जो आपके फ्लावरिंग प्लांट्स होते हैं ना, इन्हें बोला जाता है फेनेरोगैम्स। ठीक है, क्या बोला जाता है? फेनेरोगैम्स बोला जाता है। याद रखना, सारे के सारे क्वेश्चन कहीं ना कहीं आए हुए हैं या फिर आ सकते हैं। नॉन फ्लावरिंग प्लांट्स किसको बोलते हैं? तो ये बोलते हैं क्रिप्टोगैम्स को। क्रिप्टोगैम्स को याद रखना। अगर फूल लगा हुआ है तो उसे आप क्या बोलोगे? ये फेनेरोगैम्स है। और अगर आपका फूल नहीं लग रहा है, यानी कि उसमें फूल नहीं आता उस पौधे में, तो क्या बोलेंगे? क्रिप्टोगैम्स बोलेंगे। ये दो चीजें अब आपके दिमाग में बैठ जाएंगी क्या? चलो, अब इन्होंने ये जो क्लासिफिकेशन थी ये भी इन्होंने एक बुक के अंदर दी। उस बुक का नाम क्या था भाई? जेनेरा प्लांटेनम। ठीक है, जेनेरा प्लांटेनम। तो याद रखिएगा इस चीज को भी। तो ऐसे करके ना कई सारी क्लासिफिकेशंस आई, लेकिन हमें ये दो इंपॉर्टेंट पढ़नी थी तो ये हमने देख ली। अब क्या हुआ, ऐसे कर करके काफी सारे और साइंटिस्ट ने अपने अपने बेसिस पे क्लासिफिकेशन दी। किसी ने एंजियोस्पर्म के बेसिस पे दी। तो ये जब अलग अलग क्लासिफिकेशंस आई तो एक पॉइंट ऑफ टाइम ऐसा आया जब हमारे पास में क्लासिफिकेशन तो कई सारी थी, लेकिन अब क्या हुआ, हर चीज के अंदर अगर हम प्लांट की बात करें या फिर हम ह्यूमंस की बात करें, तो जो करेक्टर्स होते हैं, यानी कि जो करेक्टरिस्टिक्स होते हैं बेसिकली, वो तो कई सारे होते हैं। अगर हम ऐसे एक ही करेक्टरिस्टिक के बेसिस पे अलग अलग क्लासिफिकेशन करते जाएंगे तो ये तो बहुत ज्यादा डिफिकल्ट हो जाएगा ना। तो जब हम धीमे धीमे इवॉल्व हो गए, हम मॉडर्न टाइम्स में आ गए, तो क्या हुआ, टेक्सोनॉमी के नए नए यहाँ पे टाइप निकल के आए। ठीक है, जिसमें से आपके तीन बहुत इंपॉर्टेंट है। बेसिकली तीन ही आपकी मॉडर्न टेक्सोनॉमी के टाइप कहलाते हैं। एक होता है आपका न्यूमेरिकल टेक्सोनॉमी। ठीक है, दूसरा होता है आपका साइटो टेक्सोनॉमी, साइटो टेक्सोनॉमी। और फिर आपका तीसरा होता है कीमो टेक्सोनॉमी, कीमो टेक्सोनॉमी। अब आप समझिएगा यहाँ पे ध्यान से, जब मैं न्यूमेरिकल टेक्सोनॉमी की बात करता हूँ ना, तो इसमें क्या किया मैंने कि जितने भी करेक्टर होते थे, यानी कि जितने भी पॉसिबल करेक्टर हैं किसी भी प्लांट के अंदर, उनको मैंने एक नंबर दे दिया या फिर मैंने कोई एक कोड दे दिया। किसके बेसिस पे कोड दिया जाएगा? एक ह्यूमन तो बैठेगा नहीं, जैसे कि एक अलग अलग प्लांट में अगर हम देखें तो थाउजेंड्स ऑफ करेक्टर होंगे ना। इन थाउजेंड्स ऑफ करेक्टर को अगर कोई एक ह्यूमन देने बैठेगा तब तो बहुत डिफिकल्टी होगी। तो क्या किया, जो भी कंप्यूटर्स होते हैं, सुपर कंप्यूटर, उनकी मदद से हमने क्या किया, हर एक कैरेक्टर को कोई एक कोड दे दिया, कोई एक नंबर दे दिया। तो इससे जब हमने सारे के सारे 100 से लेके 500 से लेके 1000 तक हमने सारे के सारे कैरेक्टर्स को देखा, और इन सभी कैरेक्टर को क्या दिया गया? इक्वल इंपॉर्टेंस दी गई। ठीक है, इक्वल इंपॉर्टेंस दी गई हर एक कैरेक्टर को। फिर उसके बेसिस पे हमने जो टेक्सोनॉमी कराई उसको बोला जाता है न्यूमेरिकल टेक्सोनॉमी। अरे बात समझ में आई यहाँ तक? यानी कि जितने भी उस प्लांट के अंदर ऑब्जर्वेबल करेक्टरिस्टिक थे, यानी कि जितने भी कैरेक्टर्स आप ऑब्जर्व कर पा रहे थे, सभी के सभी कैरेक्टर्स को हमने यहाँ पे क्या लिया? इक्वल इंपॉर्टेंस में लिया। उसकी बेसिस पे उन सभी को हमने कोड दिए और उस कोडिंग के हिसाब से हमने क्या करा दी? न्यूमेरिकल टेक्सोनॉमी करा दी। अरे बात समझ में आ गई ना अच्छे से? अब ये जब हम बात करते हैं ये सेकंड वाले की, दैट इज साइटोटैक्सोनॉमी। ये साइटोटैक्सोनॉमी क्या होता है? हाँ, एक बार ये देख लो, न्यूमेरिकल टैक्सोनॉमी ये दिया आया कब था, यानी कि इसको प्रपोज कब किया गया? तो 1963 में प्रपोज किया था रॉबर्ट शॉकल एंड पीटर स्नीद ने। ठीक है, रॉबर्ट शॉकल, यार ये पता नहीं थोड़ा सा लैग आ रहा है लिखते टाइम। रॉबर्ट शॉकल हो गए एंड आपके पीटर स्नीद हो गए, पीटर स्नीद। इन दोनों ने मिलकर के क्या किया था? प्रपोज करा था न्यूमेरिकल टेक्सोनॉमी का आइडिया, जिससे फर्दर आपका आगे जैसे जैसे चीजें बढ़ी तो और लोगों ने इसमें अपने इनपुट्स डाले, लेकिन स्टार्ट जो है इस आइडिया को प्रपोज किया था इन्हीं दोनों ने। क्लियर है? नाउ साइटो टेक्सोनॉमी की बात करते हैं, तो आपको साइटो देख के वर्ड एक बात तो समझ में आ रही होगी, कहीं ना कहीं हम किसकी बात कर रहे हैं? साइटोप्लाज्म की, है ना? तो जो भी साइटोलॉजिकल इंफॉर्मेशन होती है, साइटोलॉजिकल, साइटोलॉजिकल इंफॉर्मेशन। अच्छा चलो ये बताओ, मैंने आपको बायोलॉजी में ना सेल चैप्टर भी पढ़ा रखा है पूरा डिटेल से। तो ये बताओ एक साइटोप्लाज्म में क्या क्या होता है? क्रोमोसोम वगैरह होता है ना? तो बेसिकली जो साइटोलॉजिकल इंफॉर्मेशन है इसका मतलब क्या है? जो भी आपके क्रोमोसोम के नंबर हैं, ठीक है, क्रोमोसोम, क्रोमोसोम के नंबर हो गए। इसके अलावा आपका जो भी शेप हो गया, उसका सेल का शेप हो गया, साइज हो गया। हम्म, तो इसके बेसिस पे जो भी आपकी टेक्सोनॉमी, यानी कि इसके बेसिस पे हमें जो भी अंडरस्टैंडिंग मिलती है ना, उसको हम क्या बोलते हैं? साइटोलॉजिकल इंफॉर्मेशन। यानी कि जब हमने न्यूमेरिकल टेक्सोनॉमी की बात करी, हम किसकी बात कर रहे थे?
जितने भी उसके कैरेक्टर्स हैं उनको हम ऑब्जर्व करके इक्वल इंपॉर्टेंस दे रहे थे ना। साइटोटैक्सोनॉमी में हमने क्या किया, जो भी साइटोलॉजिकल हमको इन्फॉर्मेशन मिली उसके बेसिस पे हमने क्लासिफिकेशन करा दिया। साइटोलॉजिकल इन्फॉर्मेशन में क्या आता है, क्रोमोसोम के नंबर्स कितने हैं, शेप कैसा है, साइज कैसा है, ये सारी चीजों को देख के जो टैक्सोनॉमी कराई जाती है उसको क्या बोलते हैं, साइटोटैक्सोनॉमी। ठीक है। फिर कीमोटैक्सोनॉमी की बात करते हैं। कीमोटैक्सोनॉमी का मतलब क्या होता है कि आपका एक प्लांट के अंदर जो प्रोटीन्स हैं वो किस टाइप के हैं। कहाँ लिखूँ, थोड़ा सा ऊपर लिख देता हूँ। जो आपके प्रोटीन्स हैं, ठीक है, इसके अलावा आपका जो अमीनो एसिड्स हैं, अमीनो एसिड्स। अब देखो कीमो का मतलब क्या होता है, कीमो का मतलब होता है बेसिकली जो भी केमिकल्स हैं, जो भी आपके प्लांट के अंदर जिस टाइप के केमिकल्स हैं वो किस तरीके के प्रेजेंट हैं, उसके बेसिस पे जो टेक्सोनॉमी कराई जाएगी ना उसको हम क्या बोलेंगे, कीमो टेक्सोनॉमी। तो अब समझो केमिकल्स आपकी बॉडी में क्या क्या होते हैं, या फिर एक प्लांट की बॉडी में क्या क्या हो सकते हैं। भाई प्रोटीन हो गए, अमीनो एसिड हो गए, या फिर आपके न्यूक्लिक एसिड्स भी प्रेजेंट होते हैं हमारी बॉडी में। तो हमारी बॉडी में तो पेप्टाइड्स भी होते हैं ना। तो हमारे जो भी पेप्टाइड्स हैं, या फिर आपका स्टार्च हो गया, वैक्स हो गया, स्टार्च हो गया, ठीक है, या फिर आपका वैक्स हो गया, या फिर आपका फैट हो गया, या फिर आपकी बॉडी के अंदर ऑयल हो गया। तो ये जितनी भी चीज़ें होती हैं ना, एसिड हो गया, प्रोटीन, न्यूक्लिक एसिड हो, पेप्टाइड हुआ, स्टार्च, वैक्स, फैट, ऑयल, या फिर आपका ग्रेन्स जो भी हैं, फिनॉल्स आपके बॉडी में प्रेजेंट हो गए। इन सभी को ऑब्जर्व करके जिस टाइप की आपकी टेक्सोनॉमी की जाती है उसे हम क्या बोल देंगे, कीमो टेक्सोनॉमी। देखो सारी चीजें दिमाग में बैठ गई ना। अब जब हम चीजों को समझते हैं दैट इज फार बेटर देन उसका रेक्टिफिकेशन लगाना। अब आपने समझ लिया न्यूमेरिकल का मतलब क्या है, भाई आपने सारे के सारे कैरेक्टर्स को यहाँ पे गिन लिया। न्यूमेरिकल का मतलब यही तो होता है, सबको कोई ना कोई नंबर दे दिया, कोड दे दिया। साइटोटेक्सोनॉमी क्या है भाई, साइटोप्लाज्म में जो भी आपका इन्फॉर्मेशन है, यानी कि साइटोलॉजिकल इन्फॉर्मेशन जो भी है, जिसमें क्रोमोसोम नंबर, शेप वगैरह आ गया, साइज आ गया, वो साइटोटेक्सोनॉमी में आपकी चीज़ें उसमें आ जाएंगी। कीमोटेक्सोनॉमी में क्या आ सकता है, केमिकल्स वगैरह जो भी आपकी केमिस्ट्री से रिलेटेड चीज़ें हैं, प्रोटीन, अमीनो एसिड, न्यूक्लिक एसिड, पेप्टाइड, वैक्स, स्टार्च, फैट, ऑयल, जो भी है, फिनॉल्स वगैरह, वो सारे के सारे कीमोटेक्सोनॉमी में आ गए। तो इसमें कभी कोई अब डाउट आएगा क्या, चाहे आपसे वो न्यूमेरिकल का पूछ ले, साइटो का पूछ ले, कीमो का पूछ ले। अरे बोलो हाँ, बात क्लियर है यहाँ तक। हाँ, चलो ये कहानी आपकी खत्म हो गई। अच्छा, साइंटिफिक नेम कैसे लिखा जाता है किसी भी प्लांट का, ये और देख लो। प्लांट का साइंटिफिक नेम देखो। साइंटिफिक नेम लिखने के लिए आप सबसे पहले क्या करोगे, एक तो ये बाइनोमियल नेम होता है, ठीक है। कैसा नेम होता है, बाइनोमियल नेम होता है, यानी कि आपका दो उसमें वर्ड होते हैं, राइट। सबसे पहला क्या होता है, आपका जीनस का नाम, यानी कि वो प्लांट किस जीनस से रिलेटेड है वो आप लिखोगे सबसे पहले। फिर दूसरे नंबर पे क्या लिखा जाता है, जो भी स्पेसिफिक एपिथेट है, ठीक है, स्पेसिफिक एपिथेट है जो, वो आपका लिखा जाएगा दूसरे नंबर पे। तो ये सबसे ज्यादा पूछा जाता है। सबसे पहले क्या लिखते हो आप, तो जीनस को सबसे पहले लिखा जाता है, ठीक है। सारे के सारे ये इटैलाइज्ड लेटर्स होते हैं, या फिर आप इसे अंडरलाइन करके लिखते हो, या फिर आप पता है ना इटैलाइज्ड कैसे लिखा जाता है, थोड़ा सा तिरछा तिरछा तिरछा। तो ये हो गया आपका पूरा का पूरा जो भी चीज़ें मैं आपको अभी बता रहा हूँ टेक्सोनॉमी के बारे में, सारी इंपॉर्टेंट है और अब आपको सारी की सारी याद भी रखनी है। अब बताओ जरा यार कि न्यूमेरिकल टेक्सोनॉमी किसके बेसिस पे होती है, किसके बेसिस पे होती है भाई, जो भी कैरेक्टर्स हमने ऑब्जर्व किए हैं, ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट्स के हिसाब से कौन सी टेक्सोनॉमी होती है भाई, कीमो टेक्सोनॉमी होती है। स्ट्रक्चर और आपका क्रोमोसोम नंबर के हिसाब से कौन सी टेक्सोनॉमी होती है, ये तो साइटो टेक्सोनॉमी होती है। सारी चीजें समझ ली हमने तो ये है, आपको इस तरीके से चीजों को पढ़ना होता है। आई होप आपको अब सब कुछ क्लैरिफाइड हो गया होगा। और सबसे बड़ी बात कि आपको अभी के अभी सारी चीजें दिमाग में बैठनी है, लर्न भी करनी है ना। तो चलिए अगले वाले क्वेश्चन पे फटाफट से मूव ऑन करते हैं। तो देखो आपसे क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि ऑन विच डे वाज द नेशनल एम्ब्लेम ऑफ इंडिया अडॉप्टेड, यानी कि जो नेशनल एम्ब्लेम है इंडिया का वो कब अडॉप्ट किया गया। तो एक तो यहाँ पे ना आपके पास में एक चीज है जो आपको याद रखनी चाहिए, कि जब आपसे क्वेश्चन ऐसा पूछा जाए, नेशनल एम्ब्लेम ऑफ डोमिनियन ऑफ इंडिया, डोमिनियन ऑफ इंडिया, अगर यहाँ पे डोमिनियन वर्ड लग जाएगा ना तो इसका राइट आंसर होगा 15 अगस्त 1947। क्योंकि इंडिया जो है वो डोमिनियन ऑफ इंडिया था, क्योंकि हमारा कॉन्स्टिट्यूशन तब तक आया नहीं था। तो डोमिनियन कहलाता था ये 26 जनवरी 1950 तक, यहाँ से लेके यहाँ तक का जो टाइम पीरियड था ना, इसे डोमिनियन ऑफ इंडिया बोला जाता था। और नेशनल एम्ब्लेम हमने तभी अडॉप्ट कर लिया था
इसलिए अगर डोमिनियन आपका वर्ड यूज किया गया है तो इसका राइट आंसर होगा 15 अगस्त 1947। लेकिन अगर कहीं पे सिर्फ इंडिया लिखा हुआ है, जब हम इंडिया की बात करते हैं यानी कि हम रिपब्लिक ऑफ इंडिया की बात कर रहे हैं, जहाँ पे हमारे पास में अपना खुद का कॉन्स्टिट्यूशन है, तो यहाँ पे आपका राइट आंसर हो जाता है 26 जनवरी 1950। ठीक है। अच्छा, नेशनल एम्ब्लेम ऑफ इंडिया हमारा है कौन सा? ये है आपका अशोक। अशोक कैपिटल के अरे अशोक कैपिटल के जो आपका लाइन कैपिटल थी, सॉरी, अशोक पिलर के, अशोक पिलर जो है आपका, उसके लाइन कैपिटल से उठाया गया है हमारे नेशनल एम्ब्लेम को। और ये कहाँ पे है? तो ये आपका मिला था हमको सारनाथ में। ठीक है, सारनाथ कहाँ पे है? यूपी में है। और इसे हमने अडॉप्ट किया है एज द नेशनल एम्ब्लेम ऑफ इंडिया। और हमारा मोटो क्या है नेशनल एम्ब्लेम का? ये देखो, नेशनल एम्ब्लेम का मोटो, मोटो है सत्यमेव जयते। ठीक है, क्या है भाई मोटो? सत्यमेव जयते। तो ये भी याद रखना। अब एक दो क्वेश्चन और हैं जो कि आपके नेशनल एम्ब्लेम से रिलेटेड पूछे जा सकते हैं। सबसे पहले तो ये कि भाई आपका जो नेशनल एम्ब्लेम है, इसमें कितने डिफरेंट एनिमल आपको देखने को मिलते हैं, यानी कि कितने अलग अलग एनिमल आपको देखने को मिले? तो अरे वॉइस, एक सेकंड यार। आई गेस अभी वॉइस आ गई होगी। देखो, इसे थोड़ा सा नीचे का हटा देता हूँ। देखो, जब हम डिफरेंट एनिमल्स की बात करते हैं ना, तो हमें यहाँ पे टोटल 4 एनिमल देखने को मिलते हैं हमारे स्टेट एम्ब्लेम में। क्या क्या है भाई? एक तो आपका एशियाटिक लाइन है। याद रखना, जब हम लाइन की बात करते हैं ना, तो ये कौन सा लाइन है? एशियाटिक लाइन है। और फिर आपका एक एलिफेंट हमें देखने को मिलता है, एलिफेंट। और फिर हमें यहाँ पे एक जो है बुल देखने को मिलता है। और फिर एक हॉर्स देखने को मिलता है। यहाँ पे मैं एक एक क्यों बोल रहा हूँ? क्योंकि ये जो 3 एनिमल है ना, एलिफेंट, बुल और हॉर्स, ये तो आपके एक एक देखने को मिलते हैं। लेकिन जो एशियाटिक लाइन है, ये आपको 4 देखने को मिलते हैं। तो याद रखिएगा, हमारे नेशनल एम्ब्लेम में 4 एशियाटिक लाइन है और एक एक क्या है? एलिफेंट, हॉर्स और बुल। क्वेश्चन ये आपका आ चुका है और आगे रिपीट भी हो सकता है। एंड और क्या याद रखोगे भाई? अब आपको एक बात और याद रखनी है कि इसे डिज़ाइन किसने किया, यानी कि हमारे नेशनल एम्ब्लेम के डिज़ाइनर कौन है? नेशनल एम्ब्लेम के डिज़ाइनर, डिज़ाइन किसने किया? तो डिज़ाइन किया था ये आपके दीनानाथ भार्गव ने। ठीक है, बेसिकली जो स्केच बनाया ना, ये किसने बनाया? दीनानाथ भार्गव। नाम याद रखिएगा। उठाया तो हमने कहाँ से है? ये उठाया हमने जो अशोक पिलर है, लाइन कैपिटल, वहां से। लेकिन इसको डिजाइन बेसिकली किसने किया है? तो दीनानाथ भार्गव ने इसको डिजाइन किया हुआ है। अच्छे से याद रखना। ठीक है। अब ये हमारा हमारा जो अशोक चक्र है ना, वो किसको डिनोट करता है? तो अशोक चक्र डिनोट करता है धर्म चक्र को। धर्म चक्र को। ये क्वेश्चन आ चुका है, रिलेटेड भी है अशोका से ही, इसलिए बता रहा हूँ। धर्म चक्र डिनोट करता है। ठीक है, कौन भाई? तो जो हमारा अशोक चक्र है, अशोक चक्र। तो ये भी आपको क्या करना है भाई? याद रखना है। अब थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं। ये जो आपने इसका मोटो देखा है, सत्यमेव जयते, ये हमारे कौन से उपनिषद से लिया गया है? ये भी आपको पता होना चाहिए, हमारे मुंडका उपनिषद से लिया गया है। किससे? मुंडका उपनिषद। क्वेश्चन ये आ चुका है, रिपीट भी हो सकता है आराम से, क्योंकि कहीं ना कहीं ये चीजें पूछी जा रही हैं। और क्या याद रखोगे यार? हाँ, ये जो 4 लाइन है ना, ये 4 लाइन आपके बेसिकली 4 चीज़ों को डिनोट करते हैं। ये क्वेश्चन भी आ सकता है, अभी तक एसएससी में तो नहीं आया है, लेकिन अदर एग्जाम्स में आया हुआ है। और जहाँ तक एसएससी के लक्षण लग रहे हैं ना, वो स्टेट एग्जाम के या पीसीएस वाले क्वेश्चंस काफ़ी पूछ रहा है। तो ये 4 चीज़ों को डिनोट करते हैं, 4 एशियाटिक जो आपके लाइन है। किस किस को? पावर को, शक्ति को, यानी कि करेज। करेज का मतलब क्या होता है? साहस को, शक्ति को। फिर आपका कॉन्फिडेंस आ गया। तीसरे नंबर पे क्या आ जाता है? कॉन्फिडेंस, यानी कि आपके अंदर कितना आत्मबल है। फिर आता है आपका प्राइड, यानी कि गर्व। इन 4 चीज़ों को ये 4 एशियाटिक लाइन जो है रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, पावर, करेज, कॉन्फिडेंस और प्राइड। और ये जो एक बुल है ना, ये बुल पता है किसको डिनोट करता है? ये है जॉडियक साइन। बुल है जो आपके बुद्धा थे, बुद्धा का जॉडियक साइन, बुद्धा का
जॉडियक साइन क्या था? बुल था बेसिकली। क्या था इनका? जॉडियक टॉरस था। टॉरस को हम डिनोट कैसे करते हैं? बुल के रूप में डिनोट करते हैं, तो इसलिए यहाँ पे एक बुल बनाया गया। हॉर्स का डिनोट कैसा? हॉर्स को मतलब हॉर्स किसको डिनोट करता है? तो हॉर्स डिनोट करता है जब बुद्ध अपने महल से निकले थे ना, तो वो एक जो हॉर्स था उस पर बैठ करके निकल गए थे। तो ये सिग्निफाई करता है कि एक हॉर्स पे निकल करके इन्होंने सिटाडल वगैरह जो अपना राजसी वैभव था उसको त्याग दिया था। किसने? बुद्धा ने। ठीक है, तो ये चीज़ है। अच्छा, एलिफेंट किसको डिनोट करता है? तो एलिफेंट ये वाइट कलर का है बेसिकली, जो आपका स्क्रिप्चर्स में है, तो ये वाइट कलर का इसमें डिस्क्रिप्शन है। तो ये वाइट एलिफेंट डिनोट करता है जो बुद्धा ने अपना एक ड्रीम बेसिकली, जब इनकी माँ थी जो बुद्धा की, तो जब बुद्धा का जन्म होने वाला था तो इनकी माँ को ड्रीम आया था वाइट एलिफेंट का। वही इस पर्टिकुलर इंसिडेंट्स को जो है ये वाइट एलिफेंट डिनोट करता है। तो ये कुछ क्वेश्चंस हैं जो कि आपके और ज़्यादा डिटेलिंग में अगर आप देखोगे पूछे जा सकते हैं। ठीक है, ये भी हो गया। तो भाई यहाँ पे आपका नेशनल एम्बलम की भी कहानी खत्म है। इससे ज़्यादा कोई भी क्वेश्चन आपसे नहीं पूछा जा सकता है। ठीक है, आगे आते हैं। अगला क्वेश्चन क्या बोल रहा है? हु बिकेम द सीएम ऑफ उत्तराखंड इन मार्च 2021? करंट अफेयर का क्वेश्चन है। इंक्लूड मैंने इसलिए कर लिया क्योंकि अब यहाँ पे ना हम फटाफट से अलग अलग स्टेट के सीएम की बात कर लेंगे, तो आपको अभी एटलीस्ट एक आइडिया आ जाएगा कौन से स्टेट में राइट नाउ कौन सा सीएम है। ठीक है, चलो। बट यार सारे सीएम की बात नहीं करूंगा। ठीक है, अभी जो 4-5 स्टेट के सीएम चेंज हुए हैं इन ड्यू कोर्स ऑफ टाइम, उनकी बात कर लेते हैं। जहाँ पे इलेक्शन तो नहीं हुए लेकिन सीएम चेंज हो गए हैं 5 स्टेट के, उनकी बात करेंगे। अगर ये मार्च 2021 में देखोगे ना, तो इसके सीएम तो थे अपने तीरथ सिंह रावत ही। बट क्या हुआ फिर आपका जुलाई में तीरथ सिंह रावत ने इस्तीफा दे दिया था यहाँ पे, और फिर अभी राइट नाउ पुष्कर सिंह धामी जो है यहाँ के सीएम है। पुष्कर सिंह धामी। ये वाला क्वेश्चन तो आपका ठीक ठीक हो गया। अब देखो अभी रिसेंटली क्या हुआ है, ये तो आपको पता ही होगा। जो महाराष्ट्र है इसके सीएम चेंज हो गए हैं विदाउट इलेक्शन। कौन बन गए हैं? एकनाथ शिंदे बन गए। एकनाथ शिंदे। ठीक है, ये आई गेस आपको करंट अफेयर अगर आप फॉलो करते हो तो पता ही होगा। अब देखो यहाँ पे वसवराज बोम्मई बन गए हैं कहाँ के? कर्नाटका के। राइट, कर्नाटका। कर्नाटका। तो देखो ये यार, एक तो मेरा ये पेन पता नहीं क्या हो जाता है। कर्नाटका के हैं अभी बॉम्बई। बॉम्बई से पहले कौन थे? येदियुरप्पा थे। तो अभी कौन है भाई? बॉम्बई है। अगर हम गुजरात की बात करें, गुजरात में इलेक्शन आने वाले हैं, बट राइट नाउ यहाँ पे सीएम कौन है? विजय रूपाणी ने यहाँ पे। अच्छा एक बात याद रखना, विजय रूपाणी ने 11 सितंबर 2021 को क्या कर दिया? रेजिग्नेशन दे दिया विजय रूपाणी ने। और ये क्वेश्चन आपको ऐसा पूछा जा सकता है कि जुलाई 2021 में सीएम कौन थे यहाँ पे गुजरात के? तो जुलाई 2021 में सीएम कौन थे भाई? विजय रूपाणी ही थे। लेकिन इन्होंने 11 सितंबर 2021 को क्या दिया? ये याद रखना, ये एसएससी क्वेश्चन ऐसे ही पूछता है अगर सीएम वगैरह से पूछेगा। 11 सितंबर 2021 को विजय रूपाणी ने दिया यहाँ पे क्या? तो भाई रेजिग्नेशन। और फिर 13 सितंबर से यहाँ पे नए सीएम बन जाते हैं भूपेंद्र पटेल। कौन बन जाते हैं भाई? भूपेंद्र पटेल बन जाते हैं यहाँ के नए सीएम। याद रखिएगा, टाइमलाइन याद रखना बहुत ज़रूरी है जहाँ पे इलेक्शंस वगैरह नहीं हुए, क्योंकि ये घुमा घुमा के क्वेश्चन ऐसे ही पूछता है एसएससी। तो बस यही आपके दो चार हैं जो कि ज़रूरी हैं। बाकी बिहार में तो नीतीश कुमार ने इस्तीफा दिया और अगेन वही बन गए। उन्होंने बीजेपी का साथ छोड़ दिया। और ये चीज़ें हैं। ठीक है, इनको आप याद रखिएगा प्लीज़, अच्छे से टाइमलाइन को बिल्कुल माइंड में रख लेना। ठीक, तो बस फिलहाल इस सेशन को आई गेस यहीं पे एंड कर देते हैं। और बाकी आपको कैसा क्या सेशन लगा वो कमेंट सेक्शन में बताना। ठीक है, बस एंड करूँगा। थैंक यू सो मच। गॉड ब्लेस यू ऑल। टेक केयर एंड बाय बाय।